press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो ऑल ऑफ यू, आज के सेशन में आप लोगों का वेलकम है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ट्रांजिएंट के इंट्रोडक्शन के बारे में कि ट्रांजिएंट बेसिकली होता क्या है और जो बेसिक कंपोनेंट हैं आर, एल और सी वो किस तरह से बिहेव करते हैं ट्रांजिएंट स्टेट में और स्टेडी स्टेट में। ये टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो अगर आप देख लें तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है उसका नाम है डीसी रिस्पॉन्स ऑफ एन आरएल सर्किट, यानी एक्चुअली में प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट तो होता नहीं है। रसिस्टर के साथ ही आमतौर पर आपको सर्किट मिलेगा। तो हम लोगों के सिलेबस में आरएल सर्किट पढ़ना है, आरसी सर्किट पढ़ना है और आरएलसी सर्किट पढ़ना है। तो आज के सेशन में हम लोग आरएल सर्किट को जो है डिस्कस करेंगे। और ट्रांजिएंट को पढ़ने के लिए हमारे पास टोटल 2 मेथड है। एक मेथड का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड और एक मेथड का नाम है लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। तो आज जिस मेथड से हम लोग आरएल सर्किट को एनालाइज करेंगे उस मेथड का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो अगर आप लोग पूरा देख रहे हैं तो आरसी और आरएलसी सर्किट भी आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो शुरू कर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजिएंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर है, क्योंकि ये एक एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट है और इसको रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे इंडक्टर सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है, कैपेसिटर सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउड नहीं करता है। इसी वजह से इन लोगों को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा टाइम लगता है और हम लोगों को एक ट्रांजिएंट नाम का चीज़ जो है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि अगर आपको आरएल सर्किट है या आरसी सर्किट है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल में फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बोलते हैं। और अगर आर, एल और सी तीनों कंपोनेंट यूज हुआ है, यानी कि एल और सी दोनों यूज है, अगर दोनों ही एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट है तो उसको हम लोग सेकंड ऑर्डर सिस्टम बोलते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आरएल सर्किट में आप केवीएल या केसीएल लगाते हैं तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। उसी तरह से आरसी में भी अगर आप केवीएल लगाएंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। और अगर कोई ऐसा सर्किट है जिसमें आर, एल, सी यानी कि दोनों ही एल और सी एनर्जी स्टोरिंग कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो उसमें अगर आप डिफरेंशियल केवीएल लगाते हैं या केसीएल लगाते हैं तो आपको देखिए एक मरतबा डिफरेंशिएट करने के बाद d2i/dt² मिल रहा है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। इसीलिए इसको सेकंड ऑर्डर सर्किट बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पे लिया है जिसमें x नाम का इनपुट है और y नाम का आउटपुट है, जहां पर a और b कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी वजह से मेरा x 0 है, यानी कि इनपुट कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ऐसा सर्किट है जिसमें आप सप्लाई नहीं दे रहे हैं, v नहीं है वहां पे, तो उसमें आपको सिर्फ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ही मिलेगा। यानी अगर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स एल एंड सी में कुछ एनर्जी है तो वो लोग अपनी एनर्जी को रेसिस्टर को डिलीवर करेंगे, दैट्स ऑल, सिर्फ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर इसी इक्वेशन में x प्रेजेंट है यानी v मौजूद है तो उसको हम लोग फोर्स्ड रिस्पॉन्स कहेंगे या स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहेंगे। और हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि कंप्लीट रिस्पॉन्स जो होता है वो फोर्स्ड रिस्पॉन्स प्लस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, यानी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स प्लस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन चूंकि आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना, ये आमतौर पर एलएचएस के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ये वाला जो एरिया है dy/dt प्लस ay, एलएचएस में जो रहेगा उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है और वो इंडिकेट करता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को, यानी वो थोड़ी देर के बाद वैनिश, खत्म हो जाता है। और जो मेरा आरएचएस टर्म है जो यहाँ पे bx जहाँ पे है वो जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को जो है मतलब रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आप लोग ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि अगर इस तरह का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो सॉल्यूशन होगा यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका सॉल्यूशन होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल तो होगा नहीं क्योंकि RHS 0 है। तो उसका फॉर्मूला होता है y = k, और जो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आएगा k × e⁻⁻⁸ थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग रेफर कर लीजिएगा, तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं ये कंप्लीट है यानी कि RHS में भी इनपुट मौजूद है, तो यहाँ पर जो है आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस नेचुरल रिस्पॉन्स या जो है जिसको आप लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं, दोनों को लेना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये कॉम्प्लीमेंट्री yn जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इंडिकेट कर रहा है और yp जो है वो पार्टिकुलर इंटीग्रल को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बात समझ लीजिए ज़रा सा, ये यूनिट किस तरह से आगे प्रोग्रेस करेगी। हम लोगों को RL सर्किट पढ़ना है, RC सर्किट पढ़ना है, RLC सर्किट पढ़ना है, 3 सर्किट के बारे में डिस्कस करना है। और दोनों ही मेथड से, डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद लैपलास ट्रांसफॉर्म मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी शुरू में हम लोग तीनों ही सर्किट को डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से डिस्कस करेंगे। RL सर्किट अगर आपको समझ में आ रहा है तो RC सर्किट समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं, ये मेरा एक सिंपल सा RL सर्किट है। 2 बातें इसमें समझने की हैं कि L किसी तरह का कोई एनर्जी अपने अंदर नहीं लिए हुआ, यानी करंट थ्रू L यानी IL की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है, क्योंकि स्विच मेरा ऑफ पोजीशन पे था। एट t = 0 हम स्विच ऑन कर रहे हैं, तो करंट जो थी L के अंदर इनिशियली से कुछ नहीं थी, ये हमको मान के चलना है, ठीक है। L इनिशियली कोई करंट अपने अंदर, कोई एनर्जी अपने अंदर नहीं रख रहा था और स्विचिंग एक्शन जो है t = 0 पे हो रहा है। नाउ वी विल स्टार्ट। KVL लगाते हैं इस इक्वेशन में। KVL लगाने पर के बाद हमको जो है V = RI + L × di/dt मिलेगा। एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। अब L से, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, तो L से हम सबको डिवाइड कर लिए, तो ये एक स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब हम d/dt को डिफरेंशियल इक्वेशन में कैपिटल D से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर f(d) = 0 करने पर d का वैल्यू क्या आ रहा है, -r/l आ रहा है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं c × e⁻⁻⁻t, ठीक है। ये जो c है ये कांस्टेंट है जो कि जिसको इनिशियल वैल्यू कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ICF यानी कि I कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को एक्सप्रेस कर रहा है, वो हम लोगों ने निकाल लिया। क्या फॉर्मूला आया उसका, c × e⁻⁻r/l × t, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि 1/f(d) इंटू जो भी मेरा राइट हैंड साइड में था, तो v/l था, तो वो v/l हमने यहाँ पे लिख दिया, तो 1/f(d). अब f(d) कितना था, d + r/l था, d + r/l रखा और पुट f(d) = d का वैल्यू 0 पुट करना है। तो d का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो सिर्फ 1/r/l बचेगा। इसको सिंप्लीफाई करके हम l/r लिख सकते हैं, काटिएगा तो v/r आ जाएगा। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया इसका, v/r आ गया। अब I = ICF + IPI होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद ये मेरा टोटल रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। अब हमको इसमें से c की वैल्यू निकालनी है। c क्या है, इनिशियल वैल्यू है। तो आप खुद भी जज कर सकते हैं कि इनिशियली इंडक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, और इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता है। इसीलिए देखिए I0 - 0 था, तो I0 भी 0 होगा। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है क्योंकि वो इनिशियली ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो यहां पर जब हम अगर उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में I की जगह में 0 पुट कर दें तो ये पूरा t जो e⁻0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, c × 1, और यहाँ पर v/r एज इट इज रह जाएगा। तो नतीजा ये होगा कि c का वैल्यू जो है, जो इनिशियल वैल्यू था, वो -v/r आ जाएगा। अब इसको हम उस फाइनल इक्वेशन में पुट कर देंगे c की वैल्यू को, तो देखिए I = क्या आ रहा है, -v/r × e⁻⁻r/l × t + v/r। तो इसमें जो ये v/r जो टर्म है वो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है, और ये जो एक्सपोनेंशियल डीकेइंग टर्म है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। तो इस चीज को हम लोग खुद भी जो है मतलब एक इसको अनुमान लगा सकते थे, गेस कर सकते थे। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा सर्किट था। इनिशियली जब आपका इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि LOS पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंडक्टर बिहेव्स इनिशियली एज ए ओपन सर्किट। तो जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो आपको करंट कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन वोल्टेज कितना अपेयर होगा, पूरा का पूरा V अपेयर होगा यहाँ पे, है ना।
और फाइनली जो है वो इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना, तो उस टाइम में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू हो जाएगी V बाई आर। तो इनिशियली 0 और फाइनली V बाई आर। तो देखिए अगर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये जो डॉटेड लाइन है ये V बाई आर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ पे लिखा नहीं गया है, यहाँ पे V बाई आर होगा, ये डॉटेड लाइन जो है V बाई आर है। यानी करंट 0 से स्टार्ट हुआ क्योंकि इंडक्टर शुरू में एज ए ओपन सर्किट बिहेव कर रहा था, और फाइनली धीरे धीरे टाइम के साथ साथ करंट बढ़ते V बाई आर जो कि इसका फाइनल वैल्यू है वहां तक पहुंच गया। देखिए स्टेडी स्टेट वैल्यू कितना है इसका, V बाई आर है, वहां तक पहुंच गया। और इस बीच में यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगा उसी को हम लोग ट्रांजिएंट पीरियड कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक और टर्म आएगा, इसी इक्वेशन में R बाई एल के जगह में हम जो t की वैल्यू जो है L बाई आर रखते हैं। L बाई आर को टाइम कांस्टेंट बोला जाता है, टाउ से डिनोट किया जाता है ना, टाउ ये एक लेटर है, टाउ t टाइप का दिखता है। तो अगर हम मान लेते हैं t की वैल्यू L बाई आर पुट कर दें तो हमको v बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ -1 सॉल्व कीजिएगा ना तो 0.632 आई ऑफ एस मतलब स्टडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। आई v बाई आर ही स्टडी स्टेट था, तो v बाई आर को हम आई ऑफ एस लिख दे रहे हैं, स्टडी स्टेट वैल्यू। यानी कहने का मतलब क्या है कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट मेरी जो करंट है वो लगभग 63.2% पहुंच जा रही है। तो इसी को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द टाइम टेकन बाय करंट टू रीच टू इट्स 63.2% ऑफ फाइनल वैल्यू इज नोन एज टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो L बाई आर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। किसी भी RL सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है वो L बाई आर होता है, टाउ यूनिट इसका सेकंड्स होता है, सब चीज लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरह से आप जज कर सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हुआ था और कुछ देर के बाद इसी इक्वेशन में आप 5 टाउ रख दीजिए, t जैसे 1 टाउ रखे थे ना, 5 टाउ रखिए, तो देखिएगा ये बढ़ते 99% से भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट आपका ट्रांजिएंट खत्म हो जाएगा और आपका सर्किट जो है वो स्टडी स्टेट पोजीशन जो है गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये अब तक का हम लोगों का ये था ऑब्जर्वेशन था। अच्छा, एक और बात, एक ये और बिट याद रख सकते हैं, जिस तरह से L बाई आर को टाइम कांस्टेंट कहा जाता है, इसके रेसिप्रोकल को यानी R बाई एल को डैम्पिंग रेशियो कहा जाता है। ये डैम्पिंग टर्म कंट्रोल सिस्टम पेपर में काफी यूज होता है। अच्छा, अब हम करंट का वैल्यू निकाल चुके हैं, करंट का वैल्यू है मेरा V बाई आर समथिंग। तो अगर हम करंट को रसिस्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्टेज अक्रॉस रसिस्टर मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आसानी से आप देख सकते हैं, V इंटू 1 माइनस इतना हो गया, है ना। तो हम जानते हैं कि करंट को तो कोई लेना देना है नहीं ट्रांजिएंट से। जैसे जैसे करंट बढ़ेगी, क्योंकि करंट शुरू में बढ़ी नहीं है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी, करंट स्टार्टिंग में 0 थी, करंट जैसे जैसे बढ़ेगी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर भी बढ़ता चला जाएगा। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं, देखिए VR की वैल्यू शुरू में 0 थी और धीरे धीरे वो स्टडी स्टेट वैल्यू कितना है उसका, तो सिर्फ V है। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो V को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हो गया VL निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, L इंटू डी आई बाई डी टी, ये जो एक्सप्रेशन था इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, VL इज इक्वल टू V इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस R बाई एल इंटू टी। यानी इनिशियली तो वो ओपन सर्किट बिहेव कर रहा था तो आपको पूरा V मिल रहा था इनिशियली, है ना। एट t इज इक्वल टू 0 पे आपको वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टोटल वोल्टेज था V, लेकिन धीरे धीरे वो चूंकि शॉर्ट सर्किट होना है उसको, फाइनली स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसलिए देखिए इसके अक्रॉस ये जो VL है वो V से स्टार्ट होके आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट लगभग 0 पे पहुंच जा रहा है। तो इस तरह से हर एक्सप्रेशन जो है अपने अपने ग्राफ को फॉलो कर रहा है। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था उसको फॉलो कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है और आज की वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल छोटा सा है। इसमें आप लोगों को 3 चीज निकालने के लिए बोला गया है कि भाई करंट इस सर्किट में कितनी फ्लो करेगी अगर आप स्विच को t इक्वल टू 0 पे ऑन कर देते हैं, वो निकालिए, VR का वैल्यू निकालिए, VL का वैल्यू निकालिए। तो ये जो 3 फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले हैं, VL, VR और I, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूला यूज करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन एकेडमिक में मत कीजिएगा तो बेहतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा कन्वेंशनल मेथड है कि आफ्टर t इक्वल टू 0 KVL लगा देंगे,
KVL लगाने के बाद हमको पता चलेगा कि भाई I इक्वल टू IC प्लस IP होता है, तो IC निकालेंगे। जिस तरह से अब तक करते आए थे, देखिएगा एकदम हू बहू उसी तरह से स्टेप किए हैं। तो IC का फॉर्मूला होता है C इंटू ई टू द पावर ऑफ, जो यहाँ पे आ रहा था टर्म, है ना, तो -2t हो गया। और IP का वैल्यू अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले थे कि V/R होता है, तो वो 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये टोटल एक्सप्रेशन निकल गया। इनिशियली कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी, तो हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो हमको C का वैल्यू -2 मिल जाएगा। तो ये मेरा फाइनली जो है करंट का वैल्यू आ जाएगा। I इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिए, 1 - e टू द पावर ऑफ -2t एम्पेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि भाई 5 सेकंड के बाद टाइम कितना करंट हो जाएगा, 15 सेकंड के बाद, 20 मिली सेकंड के बाद। आप यहाँ पे t का वैल्यू पुट करते जाइए, आपको आंसर मिलता चला जाएगा। खैर, अच्छा, अब हमको VR निकालना है, तो VR का मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, उससे हम VR निकाल देंगे। VL का फॉर्मूला अवेलेबल है, VL निकाल देंगे। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल बना सकते हैं। आप लोगों के आसानी के लिए समरी के तौर पर यहाँ पर मैंने ये चारों फॉर्मूला लिख दिया है कि I का फॉर्मूला कितना होगा, VR का फॉर्मूला कितना होगा, VL का फॉर्मूला कितना होगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट L/R होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RC सर्किट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।